हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर स्टडी IQ में। दृष्टि के एक वीक बुक से हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो आज पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 9, जिसमें कार्यपालिका पढ़ेंगे। इसके पहले हम फंडामेंटल ड्यूटीज कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप जाके हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। ये देख लीजिए एक नज़र क्या पढ़ना है हमें, इसका शॉर्ट दिया हुआ है। और आइए हम शुरू करते हैं। कार्यपालिका, तो देखिए कार्यपालिका हमें संघ की कार्यपालिका, जिसमें पढ़ना है हमें संघ की कार्यपालिका का जो निर्माण होता है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। संघ की कार्यपालिका का जो उल्लेख दिया हुआ है अनुच्छेद 52 से 78 तक में। अब देखते हैं राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल शामिल होता है, मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होता है, महाधिवक्ता होते हैं। और इसका जो विवरण दिया हुआ है वो अनुच्छेद 153 से 167 तक में। तो आइए देखते हैं, यहाँ देखते हैं। भारतीय संविधान केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय सरकार व्यवस्था करता है, जहां एक तरफ अनुच्छेद 74 और 75 के माध्यम में केंद्र सरकार संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है, वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 63 और 64 के माध्यम से राज्यों के लिए संसदीय व्यवस्था का प्रावधान है। नेक्स्ट है, पहले ये जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता था। यहाँ देख लीजिए, पहले जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, ख़त्म कर दिया गया है। अब सेम कंडीशन जम्मू कश्मीर पे भी लागू होगी। देखते हैं, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जो संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका जो होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। परंतु जहां राष्ट्रपति का शासन होता है या राष्ट्रपति की सरकार होती है, वहां शासन व्यवस्था में कार्यपालिका एवं विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होती है। मतलब हमारे यहाँ जो है तो क्या है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व है, लेकिन अगर हम अमेरिका में बात करें तो वहाँ राष्ट्रपति या राष्ट्रीय अध्यक्ष शासन है, जहाँ की कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल है अमेरिका। नेक्स्ट है, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक केंद्र सरकार की कार्यपालिका का वर्णन है। वहीं राज्य प्रशासन के लिए संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 53 से 67 तक कार्यपालिका दिया हुआ, हम पहले भी देख चुके हैं। आइए देखते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका का निर्माण पहले भी देखे हैं, उसी का विस्तार है। भारतीय संघ की कार्यपालिका के निर्माण जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महान्यायाधीश से मिलकर होता है, वहीं राज्य के कार्यपालिका का निर्माण राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महाधिवक्ता से मिलकर होता है। संघीय कार्यपालिका एवं राज्य की कार्यपालिका का निर्माण चूंकि विभिन्न पदाधिकारियों से मिलकर होता है, इसीलिए कार्यपालिका स्वरूप केंद्र और राज्य के संदर्भ में अलग अलग समझते हैं। देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति, तो हमने पढ़ा था भारत का राष्ट्रपति का जो पद होता है उसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 52 में है, राष्ट्रपति पद। तो पद देखेंगे 52 में, यहाँ भी कहीं दिया होगा, आप नीचे देखेंगे यहाँ दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। यह राष्ट्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुदृढ़ और परिचायक होता है। संविधान में संघ की कार्यपालिका की शक्ति को राष्ट्रपति में निहित किया गया है, जबकि वास्तविक शक्तियां जो हैं वो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के द्वारा अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है तथा अनुच्छेद 53, ये देखिए 52 में राष्ट्रपति पद का, तथा अनुच्छेद 53 में भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति की किस में है? 53 में है। ये स्वयं भी कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से भी करवा सकता है। आइए देखते हैं आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन।
तो देखते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के सदस्य के द्वारा किया जाता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदार नहीं होती है, अर्थात जनता द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य अप्रत्यक्ष रूप से उसके चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। अब देखते हैं राष्ट्रपति मंडल। तो इसमें जो होते हैं, तो इसमें शामिल कौन से होते हैं और कौन शामिल नहीं होते हैं, ये देखेंगे। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये याद रखिएगा, निर्वाचित है। और शामिल कौन नहीं होते हैं, तो दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, ये शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और कौन शामिल नहीं होता है, तो मनोनीत सदस्य। नेक्स्ट देखते हैं केंद्र प्रदेश, जो दिल्ली और पुडुचेरी है, उसके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब देखते हैं शामिल कौन नहीं होता है, तो राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य एवं मनोनीत सदस्य। राज्य विधान परिषद के दोनों ही सदस्य भाग नहीं लेते, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो। नेक्स्ट है दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। किसी सभा के विघटन की स्थिति में उस सभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये भी देख लीजिए। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, जो कि अनुच्छेद 55 में दी हुई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान, याद रखिएगा, समान रूप से होने चाहिए तथा संघ एवं राज्य में समानता भी होनी चाहिए। इसीलिए संसद तथा राज्य विधानसभाओं के प्रत्येक सदस्यों के मतों की संख्या निम्न प्रकार से निर्धारित की गई है। आइए देखते हैं। यहां से विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होता है। तो नीचे दिया हुआ है, ये देखिए, एक विधायक के मत का मूल्य, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो एक विधायक तो देखिए, एक विधायक के जो मत का मूल्य होता है वो होता है राज्य की कुल जनसंख्या बटे में राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल संख्या, तो निर्वाचित कुल संख्या। नेक्स्ट है फिर इंटू 1/1000। अब देखते हैं संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या के से भाग देने पर प्राप्त होता है। अब आइए देखिए एक सांसद के मत का मूल्य क्या होता है। एक सांसद के मत का मूल्य सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटे में संसद के निर्वाचित यहाँ भी है निर्वाचित सदस्यों के कुल सदस्य संख्या, यह। और यहाँ देखिए, चूंकि राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व माध्यम से एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान होता है, गुप्त द्वारा होता है, इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है, जिसे हम कोटा कहते हैं। देखते हैं कोटा बराबर क्या होता है। तो कुल वैध मत बटे में कुल पद +1 और यहाँ भी +1। आप ये देखेंगे तो समझ में आएगा, देख लीजिएगा। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा ही निपटाया जाता है और उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। नेक्स्ट राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित अन्य तथ्य देखते हैं। तो देखते हैं राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित अन्य तथ्य। पहला है मतदाता उम्मीदवारों के नाम के आगे अपना वरीयता क्रम यानी 1 2 3 4 अंकित करता है। यानी मतलब आपको फर्स्ट पे कौन सा राष्ट्रपति चाहिए, अगर फर्स्ट पे नहीं चाहिए तो सेकंड पे कौन सा चाहिए, फिर थर्ड पे कौन सा चाहिए, फिर फोर्थ पे, ये आप वरीयता क्रम देते हैं राष्ट्रपति के वोट में। इसके बाद है प्रथम चरण में उम्मीदवारों के मतों की गणना उसको प्राप्त प्रथम वरीयता के मत के आधार पे होती है। उम्मीदवारों को निर्धारित मत न पाने की स्थिति में मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया मानी जाती है। नेक्स्ट है द्वितीय चरण में प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर उसके द्वितीय वरीयता के
मत को अन्य उम्मीदवार के प्रथम वरीयता के मत को बांट दिया जाता है। नेक्स्ट है, यह प्रक्रिया जब तक कोई उम्मीदवार तब तक चलती है जब तक कि कोई उम्मीदवार निर्धारित मत नहीं प्राप्त कर लेता है, तब तक ये चलती रहती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निर्वाचन मंडल के किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यहाँ देखिए, चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट है, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा के पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की पदावधि। तो राष्ट्रपति की जो पदावधि है वो आर्टिकल 56 में दी हुई है। आप सबको पता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बदल चुका है, आपको आर्टिकल ही याद रखना है। तो पद से लेकर के राष्ट्रपति जो करता है, राष्ट्रपति का हर एक आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। तो आपको मुँह ज़बानी आपके जुबान पे आर्टिकल होने चाहिए राष्ट्रपति के बारे में एटलीस्ट। तो देखते हैं, तो अनुच्छेद 56, पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूरा होने से पूर्व महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति की पद रिक्ति होने की स्थिति में जब तक वह अपना उत्तरदायित्व निभाएगा तब तक उसका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति का पद ग्रहण न कर लेता है 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी बना रहेगा। यदि मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो भी चुका है, उसके बाद भी वो अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता है, ऐसा है। तो ध्यान रखिएगा, 5 वर्ष के उपरांत भी, 5 वर्ष फिर भी पूरे हो गए हैं लेकिन वो फिर भी पद पे बना रहेगा। नेक्स्ट है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। तो ये है अनुच्छेद 57 में। भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक बार मतलब कई बार भी निर्वाचित हो सकता है। अगर आप भी राष्ट्रपति बनना चाहेंगे तो कितनी बार भी बन सकते हैं, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई उपबंध नहीं है जो राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन पर प्रश्न चिन्ह लगाए। देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार से अधिक निर्वाचित नहीं हो सकता। राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग जारी करता है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव आयोग कराता है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति के लिए अहर्ताएं, शपथ एवं शर्तें। तो अहर्ताएं देखते हैं, राष्ट्रपति की अहर्ताएं 58 में दी हुई हैं। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति तभी निर्वाचित होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। याद रखिएगा, राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, न कि राज्यसभा की। संघ सरकार या राज्य सरकार या अधीनस्थ प्राधिकरण में या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो, वो व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति पद है, उपराष्ट्रपति है या राज्यपाल का पद है, ये लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आता है। अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति है और वो राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वो बन सकता है, क्योंकि वो लाभ के पद में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है, संघ और राज्य अथवा राज्य का मंत्री किसी भी लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। इस प्रकार वह राष्ट्रपति पद के लिए अर्ह उम्मीदवार होता है। लाभ के पद में क्या शामिल नहीं होता है, तो देख लीजिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ या राज्य मंत्री। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवारों के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में 15,000 जमानत राशि के रूप में जमा करेगा, ये देख लीजिए। नेक्स्ट है, और यदि उम्मीदवार को कुल डाले गए मत का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुल डाले गए मत का अगर 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं होता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है।
शर्तें देखते हैं, 59 में दिया हुआ है, वह व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य अथवा राज्य विधान सभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी होती है। ऑब्वियसली आप अगर किसी सदन के सदस्य हैं तो राष्ट्रपति बनेंगे तो आपको अपनी सदस्यता त्यागनी पड़ती है। नेक्स्ट है, वह कोई लाभ का पदधारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति को आधिकारिक आवास राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा बिना किराए चुकाए। राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धि भत्ते विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, उसकी उपलब्धियों और भत्ते को उसके पदावधि के दौरान कोई कटौती नहीं की जाएगी। आर्टिकल 60 देखते हैं, जिसमें राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उस राष्ट्रपति पद को शपथ दिलाई जाती है, तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश दिलाता है। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के लिए वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा इस कार्य को संपन्न किया जाता है। यदि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अन्य कोई व्यक्ति करता है तो उसे भी इसी प्रक्रिया का शपथ लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शपथ लेता है, ये याद रखिएगा। श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालूंगा, संविधान और विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण करूंगा, भारतीय जनता की सेवा एवं कल्याण में निरत रहूंगा। आइए देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग, आर्टिकल 61, सो इम्पोर्टेंट। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 61 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण, याद रखिएगा, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी महाभियोग की प्रक्रिया से भी उनको भी हटाया जाता है, लेकिन उनका जो शर्त है वो साबित कदाचार, लेकिन जो राष्ट्रपति का है संविधान का अतिक्रमण करेगा तब संसद को यह शक्ति है कि वह महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटा देगा। महाभियोग संबंधी आरोप संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ये देख लीजिए, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी होती है कि ऐसा करने के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है एवं यह नोटिस संसद की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों से हस्तांतरित होना चाहिए। देख लीजिए 1/4 है, 2/3 के ही दे देगा तो गलत हो जाएगा, 2/3 नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, ऐसी स्थिति में जिस सदन में आरोप लगाया जाता है, मान लीजिए राज्यसभा में या लोकसभा में, तो जिस सदन में उसे आरोप लगाया जाता है उस सदन के कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर अगले सदन के लिए भेज दिया जाता है। तो यहाँ 2/3 है और ऊपर था 1/4, याद रखिएगा। दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है, देखिए रख सकता है। यदि दूसरे सदन द्वारा इन आरोपों को सही पाया जाता है तो उसे सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है। इस प्रकार महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और राष्ट्रपति को हट जाना पड़ता है। नेक्स्ट है, महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने अथवा अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति स्वयं भी जा सकता है या अपना कोई प्रतिनिधि भी भेज सकता है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अगर आपको आप महाभियोग के बारे में 2, 4, 5 लाइन आप जरूर कमेंट में बताइएगा मुझे, जो भी आप सुने होंगे या जितना लेक्चर सुन के आपको समझ में आया होगा। महाभियोग में शामिल होने वाले सदस्य देख लीजिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य के अलावा मनोनीत सदस्य भी इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता था उसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते थे, लेकिन महाभियोग में लेते हैं। भले ही वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते थे। थोड़ा सा ये नोट में दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित प्रक्रिया केवल और केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित मनोनीत सदस्य ही भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभाओं व दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, भले ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।
अब देखते हैं, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है, नहीं चलाया गया अब तक। प्रधानमंत्री तथा संघ के अन्य मंत्री, पहले यहाँ देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए जाने वाले लोग हैं कि भारत का राष्ट्रपति कितने लोगों को नियुक्त करता है उसकी सूची दी हुई है, तो यहाँ देख लीजिए। प्रधानमंत्री तथा संघ के अन्य मंत्री, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्यपाल, उपराज्यपाल एवं प्रशासक, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति के पद की रिक्तता देखते हैं। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पे, राष्ट्रपति के त्याग पत्र देने पे, मृत्यु होने पे, महाभियोग प्रक्रिया से हटाए जाने पे, पद के ग्रहण करने की अर्हता न रखने पर, निर्वाचन अवैध घोषित होने पर। अब पद रिक्तता की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन देखते हैं, ये देख लीजिए। राष्ट्रपति की बीमारी, अनुपस्थिति या अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने की असमर्थता के कारण उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यों का निष्पादन किया जाता है। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति के पद रिक्तता की स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की गैर हाजिरी में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। ऐसी स्थिति में जो भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने को संपन्न करता है, उपराष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां, उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं एवं संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियां, वेतन भत्ते, विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। नोट में देखते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले, देख लीजिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले नया चुनाव हो जाना चाहिए, नहीं तो कार्यकाल समाप्ति के उपरांत भी पुराना राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर नहीं मिलेगा। राष्ट्रपति की शक्तियां देखते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, यहां से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(1) के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसे वह स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा प्रयुक्त करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 74, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति को मंत्रणा या सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है, तो मात्र आर्टिकल 74 में है जिसमें मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के समस्त शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम किए जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये ध्यान रखिएगा, मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। राष्ट्रपति अपने कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत प्रधानमंत्री से ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लाया गया हो परंतु मंत्रिपरिषद ने इसका अनुमोदन नहीं किया हो। राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकता है जिससे केंद्र राज्य एवं विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोगी समन्वय स्थापित हो सके। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को प्रशासकीय शक्ति रखता है एवं किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति प्राप्त है, न कि संसद को, राष्ट्रपति को है, ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग का गठन केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व बंटवारे हेतु करता है। राष्ट्रपति विभिन्न आयोगों की नियुक्ति भी कर सकता है, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति विधायिका के प्रस्तावों एवं संघ के प्रशासनिक कार्यों के संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री से कर सकता है। नेक्स्ट है, इसे फिर से देखते हैं।
राष्ट्रपति विधायिका के प्रस्तावों एवं संघ के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। नेक्स्ट है विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। दोनों में से कोई शक्ति उठा के दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा विधायी शक्ति है, कौन सी एग्जीक्यूटिव शक्ति है, ऐसे करके आपको छांटने के लिए दे देगा, तो आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है एवं संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है। नेक्स्ट है जो आह्वान करता है, ये मतलब बुलाएगा, संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। संयुक्त बैठक का संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान दिया हुआ है वो आर्टिकल 108 में दिया हुआ है और 118 भी संयुक्त अधिवेशन से ही संबंधित है अनुच्छेद। नेक्स्ट देखते हैं। विधायी शक्ति क्या देख रहे थे? प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन और प्रत्येक नए चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर सकता है। प्रथम अधिवेशन या नए चुनाव के बाद संबोधित करता है। संसद में लंबित किसी विधेयक के संदर्भ में संसद को संदेश भेजने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की रिक्तता की स्थिति में सदन के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंप सकता है। देखते हैं। संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, जैसे किसी राज्य सीमा में परिवर्तन अथवा नए राज्य के गठन के लिए यहाँ देख लीजिए। नए राज्यों के गठन के लिए विधेयक, तो जो भी ऐसा विधेयक होगा वो संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट देखते हैं। और ऐसा भी अधिनियम जिसके भारत के संचित निधि पे भारित हो, ऐसा विधेयक जिस विधेयक के अधिनियमित किए जाने से भारत के संचित निधि पर असर पड़ता हो, वो भी राष्ट्रपति के अनुमति से ही सदन में पेश किए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। यदि कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो वह स्वीकृति दे सकता है अथवा अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, दे सकता है, अथवा विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं किसी विधेयक को लेकर के। स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है तथा पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति संसद में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, ये भी नोट में याद रखिएगा। जब किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के अपनी स्वीकृति दे सकता है या सुरक्षित रख सकता है, अथवा राज्यपाल को निर्देशित करके विधेयक वापस राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राज्य विधायिका द्वारा पुनर्विचार के पश्चात भेजे गए विधेयक राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। यदि सुधार करके भी भेजा गया है तो उसके लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं अध्यादेश। अध्यादेश जो है आर्टिकल 123 में है। अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश संसद के पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। तो अध्यादेश करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति की, वो आर्टिकल 123 में है। और ये 6 हफ्ते भी याद रखिएगा, 6 हफ्ते जो यहाँ दिए हुए हैं। राष्ट्रपति की अन्य विधायी कार्य देखते हैं, जिसमें है
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग एवं अन्य रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन एवं द्वीप शांति सुशासन और विकास के लिए विनियमन बना सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं, नोट देखते हैं। राष्ट्रपति पुडुचेरी के लिए भी नियम बना सकता है, पर शर्त सिर्फ यह है कि वह ऐसा तभी कर सकता है जब वहां की विधानसभा विघटित हो अथवा निलंबित हो। दिल्ली के लिए नहीं बना सकता, सिर्फ पुडुचेरी के लिए ही बना सकता है। वित्तीय शक्तियां, आइए देखते हैं राष्ट्रपति की। वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रपति निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त है। जैसे पहला देखते हैं, धन विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि का प्रयोग किसी अप्रत्याशित स्थिति के लिए कर सकता है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट को संसद के समक्ष रखना। अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां हैं। देखते हैं न्यायिक शक्तियां। अपनी न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नियुक्ति करता है। साथ ही राष्ट्रपति विधिक सलाह भी उच्चतम न्यायालय से ले सकता है, परंतु न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। अनुच्छेद जो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं वो आर्टिकल 72 में उल्लेखित है। देख लीजिएगा यहाँ। आर्टिकल 72 तहत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा अथवा दंडादेश या निलंबन, प्राणदंड, स्थगन, राहत और माफी प्रदान कर सकता है। वो राष्ट्रपति पूर्णतः भी माफ कर सकता है। ऐसे मामले निम्नलिखित हैं जिनमें राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। यदि दंड अथवा दंड का आदेश किसी ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए दिया गया हो तो जो संघ की कार्यपालिका के शक्ति के अंतर्गत आता है, सैन्य न्यायालय से दंडित है, वे सारे दंड जिनका स्वरूप मृत्युदंड हो। सैन्य शक्तियां देखते हैं। मिलिट्री पावर। राष्ट्रपति भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है एवं जल, थल, वायु तीनों सेनाओं का प्रमुख भी नियुक्त करता है। संसद की अनुमति से वह किसी युद्ध की घोषणा का समाप्ति की घोषणा कर सकता है। आपातकालीन शक्तियां देखते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की ऐसी शक्तियां का प्रयोग करने के लिए 3 परिस्थितियां प्रदान की गई हैं। आपात 352, राष्ट्रपति शासन 56 से 365, मतलब 356 से 365, वित्तीय स्थिति अनुच्छेद 360। और नोट में देख लेते हैं कुछ, ये भी इम्पोर्टेंट है। संविधान के अनुच्छेद 352 के प्रयोग को 3 आधारों पर प्रयोग किया जाना था। युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। यह युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के आधार पर। ऐसी स्थिति में आपात की उद्घोषणा के पश्चात संविधान का अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है, जिससे वाक् एवं अभिव्यक्ति यानी आर्टिकल 19 अपने आप प्रतिबंधित हो जाता है। ऐसे में राष्ट्रपति के पास विकल्प होता है कि राष्ट्रपति चाहे तो एक और आदेश जारी करके अन्य मूल अधिकारों को निलंबित कर उसके अवधि तय कर सकता है। परंतु कालांतर में आंतरिक अशांति जैसे प्रावधान के अत्यधिक उपयोग के विवाद की स्थिति पैदा कर दी। ऐसे में मोरारजी के तत्वाधान में 44वां संविधान संशोधन कर राष्ट्रीय आपात का आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। तो ये याद रखिएगा कि 44वां संविधान संशोधन जो मोरारजी देसाई की सरकार में किया गया, निलंबित नहीं होंगे। ये देख लीजिएगा। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति आर्टिकल 111 में दी हुई है, देख लीजिएगा। यह है अनुच्छेद, चलिए नहीं रहा है,
ये है 111 अनुच्छेद आर्टिकल। सामान्यतः हर देश में कार्यपालिका के प्रमुख को यह शक्ति दी जाती है कि वह विधायिका द्वारा पारित विधेयक को अधिनियम बनाने से रोक सके। यह शक्ति दो कारणों से दी जाती है। पहला है, यदि विधायिका कोई ऐसा कानून बना रही है जो संविधान के मूल भावना के विपरीत हो तो उसे रोका जा सके। यदि विधायिका के कानून के कुछ पक्षों पर पर्याप्त विचार विमर्श नहीं हुआ हो, जल्दीबाजी में उसे पारित किया गया हो, तो वो उस पर विचार विमर्श कर सके। इसलिए भी संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। देख लीजिए। अपनी सहमति दे, अपनी सहमति सुरक्षित रख ले, विधेयक धन विधेयक को छोड़कर पुनर्विचार के लिए, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता राष्ट्रपति, ये यहाँ ध्यान रखिएगा। यदि धन विधेयक नहीं हो तो पुनर्विचार के लिए संसद को वापस लौटा दे। यदि संसद विधेयक में संशोधन किए अथवा बिना संशोधन किए राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है, यानी बाध्य है अगर दोबारा आता है तो। विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखने की शक्ति इसलिए प्रदान की गई है कि राष्ट्रपति किसी असंवैधानिक विधान को रोक सके एवं संसद के जल्दीबाजी एवं बिना विचार किए गए विधेयक को देश के हित में रोक सके। प्रायः विश्व के सभी देशों में कुल 4 प्रकार के वीटो दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं वीटो। भारत में 3 ही प्रकार के वीटो हैं, लेकिन अन्य जगह 4 प्रकार के वीटो हैं। तो पहला वीटो देखते हैं, अत्यंतिक वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो। इसके अंतर्गत विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार होता है। इसका प्रयोग भारत के अलावे अन्य देशों में भी होता है। इसमें राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। इसका प्रयोग कर गैर सरकारी विधेयक के संदर्भ में एवं सरकारी विधेयक के संदर्भ में भी, जबकि मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे और दूसरा नया मंत्रिमंडल अस्तित्व में आ जाए तो किया जाता है। दूसरा देखते हैं, विशेषित वीटो, क्वालिफाइड वीटो देखते हैं। इसमें है, कोई भी वीटो विशेष तब होता है जब विधायिका के असाधारण बहुमत से उसका अध्यारोहण किया जा सकता है और कार्यपालिका के वीटो को रद्द कर विधेयक को अधिनियमित बना जा सकता है। इस वीटो का प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, परंतु भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारा निलंबनकारी वीटो। इसको देखते हैं। निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी विधेयक संविधान संशोधन अथवा धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है। इसका प्रयोग भारत के अलावा अन्य देशों में भी होता है। यदि संसद विधेयक पुनर्विचार करने के बाद संशोधन करके अथवा बिना संशोधन किए राष्ट्रपति के पास पुनः भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर सहमति देने के लिए बाध्य है। देख लीजिएगा। अब देखते हैं पॉकेट वीटो। जब राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास रख रहे अर्थात अपनी सहमति या असहमति कुछ न दे, दोनों में से कोई न दे, इस मामले में भारत का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास मात्र 10 दिनों के लिए रोक सकते हैं, परंतु भारत के राष्ट्रपति के पास समय सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। तो पॉकेट वीटो में अब देखते हैं पॉकेट वीटो से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा पेप्सू विनियोग विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोककर रखा गया था। अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया गया। यही कारण है कि उस समय पेप्सू राष्ट्रपति शासन लागू था, क्योंकि उस समय पेप्सू राष्ट्रपति शासन लागू था। 1951 में राष्ट्रपति आर वेंकट रमण द्वारा संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते संशोधन विधेयक पर अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया गया। परिस्थिति यह है कि विधेयक संसद द्वारा राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश प्राप्त किए बिना ही पेश किया गया था। और तीसरा है 1986 में राष्ट्रपति जैल सिंह द्वारा जेबी पॉकेट वीटो का प्रयोग भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में किया गया था। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास किसी प्रकार का वीटो शक्ति नहीं है। तो ये फिर से देख लेते हैं एक नज़र।
1954 में राष्ट्रपति ने पेप्सू पे वीटो यूज किया था। 1951 में 1954 में राजेंद्र प्रसाद। 1991 में जो किए गए थे आर वेंकट रमण के द्वारा, तो ये किस पे किए थे, तो संसद द्वारा वेतन भत्ते एवं पेंशन संशोधन विधेयक पे। और ज्ञानी जैल सिंह जो जेबी पॉकेट वीटो का प्रयोग किए थे वो भारतीय डाक अधिनियम पे किए थे। और ये भी याद रखिएगा कि जो हमारा संविधान संशोधन विधेयक है उस पे हम वीटो का राष्ट्रपति यूज नहीं कर सकता है, उस पे उसको अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य विधायिका के संदर्भ में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। राष्ट्रपति देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है जो कि देश में एकता, अखंडता एवं सहिष्णुता को स्थापित करने में विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से मार्ग प्रशस्त करता है। एक तरफ जहां वह संसदीय विधेयक के संदर्भ में वीटो शक्ति का प्रयोग कर असंवैधानिक विधानों को रोकने में सक्षम होता है, वहीं दूसरी ओर राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से असंवैधानिक विधानों पर रोक लगाता है। चूंकि राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता और राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी होता है जो कि संघीय स्वरूप को आधार प्रदान करता है। ऐसे में यदि राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत होता है तो राज्यपाल के पास अनुच्छेद 20 के अंतर्गत निम्न विकल्प होते हैं। पहला, विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान करे, अपनी सहमति सुरक्षित रख ले, विधेयक धन विधेयक को छोड़कर जो राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए लौटा दे, विधेयक को राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित कर ले। यदि किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचाराधीन रखता है तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 201 के तहत निम्न विकल्प होते हैं। विधेयक को सहमति दे दे, विधेयक पर सहमति सुरक्षित रख ले, राज्यपाल के माध्यम से विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधायिका के पास वापस भेज दे। यदि राज्य विधायिका विधेयक संशोधन अथवा बिना संशोधन किए राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। ये देख लीजिएगा, बाध्य नहीं है। अर्थात किसी भी मामले में यदि राज्य से संबंधित विधेयक है तो उस पर अपनी सहमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, यह हमेशा याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। देखते हैं तो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है। राष्ट्रपति को यह अनोखी विधायी शक्ति प्राप्त है जिसे अध्यादेश कहा जाता है। ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, केवल भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। देख लीजिएगा, भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत के शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये देख लीजिए VVI, ये कहाँ से लिया गया अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। इस शक्ति का प्रयोग अप्रत्याशित अथवा अविलंबनीय मामलों से निपटने के लिए किया जाता है। इसका प्रभाव और शक्तियां संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह होती हैं, परंतु यह प्रकृति से अल्पकालीन अवधि की होती हैं। ये सामान्य कानून की तरह ही होता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसकी अवधि कम होती है जो सामान्य कानून होता है उससे। अब देखते हैं अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की निम्नलिखित परिस्थिति। किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि निर्माण की तत्काल आवश्यकता है, सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थितियां विद्यमान हो, संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में न हो, या तो दोनों या तो कोई भी एक सत्र में न हो, तो भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। राष्ट्रपति संघ सूची और समवर्ती सूची के संबंधित विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी समवर्ती और संघ दोनों पे जारी कर सकता है, राज्य सूची पे नहीं। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अथवा राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची पर भी जारी कर सकता है। देख सकते हैं अध्यादेश की अवधि पर विवाद। अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि संसद दोनों सदन अध्यादेश को पारित कर देते हैं तो अध्यादेश कानून के स्वरूप ले लेता है। यदि संसद द्वारा इस अधिनियम पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो संसद की दोबारा बैठक के 6 सप्ताह बाद यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है।
यदि इस पे कोई अनुमोदन संसद नहीं करती है तो 6 सप्ताह के बाद ये खुद ही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यदि संसद के दोनों सदनों के अध्यादेश पर निरनुमोदन कर दे तो यह निर्धारित 6 सप्ताह की अवधि से पहले ही समाप्त हो जाता है। यदि पहले भी हो जाता है, अनुमोदन संसद कर देती है तो 6 सप्ताह से पहले भी, अथवा अनुमोदन नहीं करती है तो 6 सप्ताह से के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि संसद के दोनों सदनों की बैठक अलग अलग तिथि से पुनः बुलाई जाती है तो ये 6 सप्ताह वाली अवधि बाद वाली तिथि से गिनी जाती है। किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने तक हो जाती है एवं संसद की मंजूरी न मिलने पर 6 हफ्तों की होती है। नोट में देखते हैं, संसद के दोनों सत्रों के मध्य अधिकतम अवधि कितने महीने की होनी चाहिए? तो 6 महीने की होनी चाहिए। राष्ट्रपति के अध्यादेश संबंधी शक्तियां पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय। तो एक भी केस था, मैंने जो अलग से लिख रखा है, कृष्ण सिंह बनाम बिहार राज्य। देखिए 1970 के आरसी कपूर मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति की संतुष्टि पर असद्भाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। तो ये कपूर मामला है 1970 का। नेक्स्ट देखते हैं, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में इस बात पर और अधिक स्पष्ट करते हुए लिख दिया गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि को असद्भाव के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। डीसी माधवा केस देखते हैं। तो डीसी माधवा केस जो 1987 का था, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अध्यादेश की भाषा परिवर्तित किए बिना तथा विधानसभा द्वारा अध्यादेश के संदर्भ में विधेयक पारित किए बिना यदि अध्यादेश पुनः प्रकाशन होता है तो यह असंवैधानिक होगा। ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति आर्टिकल 72 में है। देखते हैं इसको। अनुच्छेद 72 के द्वारा यह शक्ति दी गई है कि राष्ट्रपति निम्न अपराधों के लिए दोषी करार किए गए व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। पहला, संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति को, सैन्य न्यायालय के द्वारा दंडित व्यक्ति को, मृत्यु दंड पाए हुए व्यक्ति को। संघीय, सैन्य और मृत्यु दंड, ये तीनों याद रखिएगा। तो देखते हैं लघुकरण। सजा की प्रकृति को बदलना। लघुकरण क्या है? तो सजा के प्रकृति को बदलना। जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में परिवर्तित करना। परिहार है सजा की मात्रा को बदलना। तो लघुकरण में प्रकृति बदल जा रही है, परिहार में सजा की मात्रा बदल रही है। जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित कर देना। विराम देखते हैं। विराम में क्या है कि विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता, महिलाओं की गर्भावस्था आदि पे। तो विराम में क्या हो जाएगा? परिस्थिति की वजह से उस पे कम कर दिया जाएगा सजा को। प्रतिलंबन देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मतलब देखने में आसान लग रहा है, जब आपको क्वेश्चन पूछ जाएगा तो बनेगा नहीं, तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा। किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया। फांसी के संदर्भ में फांसी को टालने की प्रक्रिया। क्षमा जो होता है ये पूर्णतः माफ होता है, क्षमा। देखते हैं नोट में। संविधान के अनुच्छेद 161 के द्वारा राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान करने की शक्ति है, लेकिन मृत्युदंड क्षमा नहीं कर सकता। राज्यपाल किसी विधि विरुद्ध अपराध दोषी व्यक्ति को पे शक्ति रखता है कि क्षमा कर सके। मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को हो, राज्यपाल को नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि राज्यपाल मृत्यु दंड को निलंबित दंडावधि को कम एवं दंड का स्वरूप बदल सकता है। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद देखते हैं, आइए एक नजर। 53 कार्यपालिका शक्ति, 55 चुनाव का तरीका, 60 शपथ, 61 महाभियोग, 72 क्षमादान शक्ति, 74 मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के सलाह पर सहयोग प्रदान करना, 171 वीटो शक्ति, 112 बजट को संसद के समक्ष रखना, 123 अध्यादेश शक्ति, 143 राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। नेक्स्ट देखते हैं भारत के राष्ट्रपति। देखते हैं, पता नहीं लोग कैसे याद रखते हैं, ट्रिक से आप देख लीजिएगा। 1952 में राजेंद्र प्रसाद, 57 में राजेंद्र प्रसाद,
62 में एस राधाकृष्णन, 67 में जाकिर हुसैन, फिर बीबी गिरी आए हैं, फिर फखरुद्दीन अली अहमद, फिर एन संजीवा रेड्डी, फिर ज्ञानी जैल सिंह, आर के वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, आर के नारायण, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल ये पहली महिला थी, और प्रणब मुखर्जी, फिर रामनाथ कोविंद थे, फिर अभी वर्तमान में जो हैं द्रौपदी मुर्मू हैं जो दूसरी महिला हैं, और वो एक्चुअली संथाल से हैं, संबंधित जनजातीय महिला हैं पहली, और वैसे महिलाओं में सेकंड महिला हैं। पहली महिला 2007 में बनी थी प्रतिभा पाटिल, यहाँ देख लीजिए। सॉरी, ये देखते हैं राष्ट्रपति के प्रयोग के संदर्भ में न्यायालय के निर्णय। भारत के संविधान में राष्ट्रपति के शक्ति प्रयोग के संदर्भ में प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्रिमंडल की सलाह के बाध्यकारी स्वरूप का निश्चित प्रावधान नहीं था। जब विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई तब सर्वोच्च न्यायालय ने यूएन राव मामले में कहा कि राष्ट्रपति वही करेंगे जो प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल कहेगा। तो देख लीजिए कौन सा मामला था, तो यूएन राव मामले में कहा गया कि राष्ट्रपति वही करेंगे जो उसका मंत्रिमंडल उनको सलाह देगा। पुनः 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इस बात को और स्पष्ट करते हुए आर्टिकल 74(1) में सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। तो 42वें संविधान में बाध्य भी कर दिया गया कि एकदम बाध्यकारी कार्य है। देखते हैं फिर 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 74(1) में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति उस सलाह को मंत्रिपरिषद के पास एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकेगा, मतलब पुनर्विचार के लिए भेज सकेगा, परंतु अगर मंत्रिपरिषद उसे पुनर्विचार के उपरांत चाहे कुछ संशोधन करके अथवा बिना संशोधन किए राष्ट्रपति के पास भेजती है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट है भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखते हैं भारत की कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो उपराष्ट्रपति का पद पूछता है कि कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से, याद रखिएगा। आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 63 के माध्यम से उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए अर्हताएं देखते हैं। 35 वर्ष की आयु, पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक एवं राज्यसभा। उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा की सदस्यता की योग्यता है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए है लोकसभा की, याद रखिएगा। केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर न हो। नोट में देखते हैं यहाँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल अथवा और संघ अथवा राज्य के मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए, जबकि राष्ट्रपति के लिए था 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक था। उस उपराष्ट्रपति का निर्वाचन देखते हैं। उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन राष्ट्रपति की भांति अप्रत्यक्ष निर्वाचन, देख लीजिए यहाँ, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है, परंतु राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से इसका निर्वाचन मंडल भिन्न होता है। तो देखते हैं कैसे भिन्न होता है। एक तरफ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जहां संसद के निर्वाचित, याद रखिएगा, मनोनीत नहीं होते थे, निर्वाचित ही होते थे। मनोनीत दोनों, जहां राष्ट्रपति में निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, वहीं अब उपराष्ट्रपति में देखते हैं निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, जबकि राष्ट्रपति में शामिल होते थे, जबकि राष्ट्रपति में निर्वाचन के सदस्य शामिल होते थे, वहीं दिया है। आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, जैसा कि राष्ट्रपति में होता है। उपराष्ट्रपति को शपथ देखते हैं। उपराष्ट्रपति को भारतीय संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है एवं वचन देता है कि वह अपने पद एवं कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धापूर्वक करेगा। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। तो कौन दिलाता है, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति की पदावधि तो देखते हैं, पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक। पदावधि के समय वो अपना त्यागपत्र किसी भी समय राष्ट्रपति को देकर 5 वर्ष पहले भी अवकाश ग्रहण कर सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए शर्त सिर्फ इतनी है कि 14 दिन पूर्व नोटिस दिया गया हो। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संविधान का में कोई उल्लेख नहीं है। उपराष्ट्रपति पद की रिक्तता पदावधि की 5 वर्ष के समाप्ति पर, त्यागपत्र देने पर, बर्खास्त किए जाने पर। नेक्स्ट है मृत्यु पर, निर्वाचन की अवैधता पर। पद रिक्तता का कारण यदि उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो तो कार्य पूर्णता से पहले ही चुनाव कराकर नए उपराष्ट्रपति को निर्वाचित कराना चाहिए। मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन या अन्य किसी कारण से पद रिक्तता के संदर्भ में ही शीघ्र चुनाव कराना चाहिए। नया राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। नोट में देखते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखिए, उपराष्ट्रपति होता है। इसके न होने पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के किसी सक्षम सदस्य को राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, उपराष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उसकी शक्तियां एवं कार्य लोकसभा के अध्यक्ष की तरह होती है। दूसरा देखते हैं, राष्ट्रपति के रूप में जब उपराष्ट्रपति को कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 6 माह की अवधि तक कार्य कर सकता है, क्योंकि तब तक नए चुनाव राष्ट्रपति के निर्वाचन होना तय रहता है। उपराष्ट्रपति की परिलब्धियां। संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियों की कोई व्यवस्था नहीं है। उसे वेतन मिलता है और राज्य सभा का पदेन सभापति होने के वजह से, मतलब उपराष्ट्रपति को वेतन इसलिए नहीं मिलता कि वो उपराष्ट्रपति है, बल्कि इसलिए उसको वेतन मिलता है कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति है। राष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन भत्ता पाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसमें है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है एवं न्यायालय का निर्णय अंतिम तथा सर्वमान्य होता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के चुनाव को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। यदि न्यायालय द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है तो इस घोषणा से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे, बल्कि प्रभावी रहेंगे। नोट में देखते हैं, उल्लेखनीय है कि भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति केवल 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार न ग्रहण कर ले। जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसके शेष कार्यकाल की अवधि तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर बना रहता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद है, आइए इसको एक नजर देखते हैं। 63 है, भारत का उपराष्ट्रपति का पद उल्लेख है। 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। 59 है, उपराष्ट्रपति का शपथ। 70 है, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। 71 है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले। उपराष्ट्रपति देख लेते हैं। हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, एस.जी. पाठक, बी.डी. जत्ती, एम. हिदायतुल्लाह, आर. वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण, कृष्णकांत, बी.एस. शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी। ठीक है, देखते हैं भारत का प्रधानमंत्री। ये हम चैप्टर आपके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो आपका मन भी नहीं लगेगा। तो हम भारत का प्रधानमंत्री यानी कार्यपालिका का सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप बने रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।